बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं अस्मा मुस्तफ़ा ख़ान और आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। और आज कौन सा सवाल है जो हमने इस शो में उठाया है, कौन सा सवाल है जो इस नीयत से उठाया है कि शायद इसके जवाब हासिल करने में हम सब की बहुत इस्लाह हो सके, हमारे किरदार की इस्लाह हो सके, हमारे अमाल की इस्लाह हो सके। ये वो सवाल है जो मैंने अपने आप से बहुत साल पहले उठाया था और इसलिए मुझे लगा कि आज इसके ऊपर बात करनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी चीज़ की जो कि पाकिस्तान में रहते हुए, एक ऐसी फैसिलिटी की, एक ऐसी सहूलत की जो कि पाकिस्तान में रहते हुए हम उसको कभी कभी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो सहूलत है हमारे घरों में काम करने वाले लोगों की, चाहे वो आपके घर में एज हाउस हेल्पर किसी भी अंदाज में एज अ मेड काम कर रहे हो, नैनी हो, या आपके घर में ड्राइवर हो, कोई भी मुलाजिम या मुलाजमा जो कि आपके घर में आपके घर के काम करने के लिए जिनको आपने एम्प्लॉय किया होता है। मैं आज उनके हुकूक के बारे में बात करना चाह रही हूँ। मैंने जब ये सवाल अपने फेसबुक पेज पे डाला, यानी कि यही सवाल कि जो हमारे घर में काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे मुलाजिम हैं, मुलाजमा हैं, उनके साथ क्या हमारा बर्ताव ठीक होता है, और मैंने ये बताया कि मुझे लगता है कि हमें इस पे बात करनी चाहिए। तो मुझे किसी साहब ने नीचे नसीहत की कि ये बात तो आप कर रही हैं, लेकिन ये मुलाजिम और ये मुलाजमा जो लोगों के साथ करते हैं, जो अपने एम्प्लॉयर्स के साथ करते हैं, जो उन लोगों के साथ करते हैं जिन्होंने उनको नौकरियां दी होती हैं, उस पर भी एक और शो ज़रूर कीजिएगा। मैंने उस वक्त उन्हें वहाँ जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे नहीं लगता हर बात का जवाब ज़रूरी है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि परसेंटेज देखें, रेशो देखें, कितने, अगर हम 50-100 घरानों को लेते हैं, उन 100 घरानों में कोई ना कोई काम कर रहा है, उन 100 घरानों में कितने घराने ऐसे हैं जहाँ पे मुलाजिम या मुलाजमा वाकई आपके ऊपर कोई तशद्दुद करते हैं, इमोशनल अब्यूज़ करते हैं या फिज़िकल अब्यूज़ करते हैं, और उसका कंपैरिजन करें उसके साथ कि कितने घरों में हमारा बर्ताव अपने मुलाजिम मुलाजमा के साथ वाकई ऐसा होता है जैसे कि वो हमारे घर के फ़र्द हैं। मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा बर्ताव हो कि हमारे घर के फ़र्द हैं, क्योंकि जब मैं कहती हूँ कि ऐसा बर्ताव हो जैसे कि हम मालिकान हैं या हम एम्प्लॉयर्स हैं और वो एम्प्लॉयज़ हैं, तो घरों के अंदर हमें वो बात समझ नहीं आती। हम जब खुद नौकरियों पर जाते हैं तो हमें बड़े हुकूक चाहिए होते हैं, हमें मेडिकल इंश्योरेंस भी चाहिए होती है, हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ साथ फैसिलिटीज़ इसलिए चाहिए होती हैं कि इज़्ज़त तो मिलनी ही मिलनी है, वो तो गिवन है ना कि जब मैं नौकरी पे जाऊंगी तो मेरी इज़्ज़त की जाएगी, मुझे रिस्पेक्ट दी जाएगी, मुझसे तमीज़ से बात की जाएगी और उसके बाद हम अपने बहुत सारे हुकूक मांगते हैं। मगर जब बात उन लोगों की आती है जिनके लिए हम वो एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं, हम वो एम्प्लॉयर्स बन जाते हैं, तो वहाँ पर समहाउ हम सोचते हैं कि अरे ये कैसी बात है कि तुम्हारे बच्चे को मैं पढ़ाऊँ, स्कूल की फ़ीस ये कैसी बात हुई, मेडिकल इंश्योरेंस, तुम्हारे बीमार होने पर मैं तुम्हें पैसे दूँ, ये कैसी बात हो गई। इज़्ज़त वो तो शायद तुम्हें डिमांड ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम कौन होते हो या होती हो जो मुझसे कह सकें कि मुझे इस अंदाज में पुकारा ना करें, मुझे आवाज़ ऐसी ना दी जाए। इसलिए मुझे लगता है कि उससे पहले कि हम ये बात करें कि हमारे मुलाजिम मुलाजमा हमारे साथ क्या करते हैं, हमें शायद ये गुफ्तगू पहले करनी चाहिए कि हम उनके साथ क्या करते हैं। हम अपने बच्चों से सवाल बाद में करते हैं कि वो हमारे लिए क्या करते हैं, पहले हम उनके सामने एक ज़िंदगी जीते हैं, उनसे ऐसे गुफ्तगू करते हैं जैसे हम चाहते हैं कि वो हमें बड़े होकर मुखातिब करें। बहुत सारे केसेस आपके सामने से गुजरे होंगे, टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी बातें हमारे सामने आती रही हैं। आपको शायद याद हो, जनवरी इसी साल उज़्मा एक बच्ची की कहानी इस टेलीविज़न पे हमारे सामने आई और वो ऐसी दिल हिला देने वाली कहानी थी कि 15 साल की बच्ची, लाहौर में रहने वाली, जिसके साथ इस कदर तशद्दुद किया गया कि उसको मार दिया गया, उसको जान से मार दिया गया इस बात पे कि उसने घर में जो आम बर्तन था उससे कुछ खाना उठा के खाया था, और मारने का भी जो तरीका था कि उसको फेंका गया और उसको करंट लगाया गया और उसके साथ क्या कुछ किया गया। मुझे लगता है ये याद दहानी बहुत ज़रूरी है ताकि वो साहब जिन्होंने मुझे मेरे सोशल मीडिया पे मैसेज किया और उनकी तरह के बहुत सारे और लोगों के जहन में भी शायद सिमिलर सवाल आ रहा हो, ये याद दहानी करानी कि पिछले 1-2 सालों में हमारी नज़रों के सामने कैसे कैसे वाक़यात गुजरे हैं, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें इस गुफ्तगू की अहमियत। यही याद दहानी मैं आपको कराना चाहती हूँ। आइए चल के देखते हैं। इंसान जो कि उन्स से अखज़ किया गया है, शायद अशरफुल मखलूकात के सांचे में खुद को ढालने में नाकाम हो गया है और शरुल दवाब का लिबास पहनने लगा है। यही वजह है कि इंसानी तहजीब की कई सदियां गुजर जाने के बाद भी ये दूसरे इंसानों का गोश्त नोचने, खून बहाने और उनकी गुर्बत को उनकी गर्दन का तौक बनाकर जिसमें बरीदा और पा बरहना करके दुनिया के सामने तमाशा बनाने को अपना फख्र, गुरूर और अपनी दरिंदा सिफ्त अना की तस्कीन का जरिया समझता है।
आज भी इंसानियत गुर्बत के सामने घुटने टेक कर 14 साला पलवशा को किसी हिंदू सिफ्त के घर उसकी दरिंदगी का निशाना बनने पर मजबूर कर देती है और आसमान नहीं टूटता। आज भी 11 साला किंजा को गरीब घर में पैदा होने की सजा उसको बांध कर दी जाती है। आज भी उज़्मा बीबी को मालकिन की औलाद की प्लेट से एक निवाला लेने जैसे संगीन और नाकाबिले मुआफी जुर्म की सजा के तौर पर पहले मारा जाता है, फिर बिजली के झटके दिए जाते हैं और 8 माह की मुद्दत में 16 साल की उम्र में ज़ईफा बना दिया जाता है। ये याद दहानी तल्ख ज़रूर थी मगर ज़रूरी भी थी। आज के शो में यही गुफ्तगू करेंगे कि कहाँ पे लकीर खींचने की ज़रूरत है। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान होंगे, हमें कराची स्टूडियोज़ में भी ज्वाइन करेंगे, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में भी ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। और कभी कभी आप कुछ चीज़ें स्क्रीन पे देखते हैं लेकिन फिर आप वो चीज़ें अपने सामने देखते हैं और आपको समझ नहीं आती कि आप कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं डोमेस्टिक हेल्प के हवाले से। हमारे मुलाजिमा जिनको हम अपने घर में रखते हैं, जो हमारी ज़िंदगियां जीने में बहुत आसानी करते हैं, स्पेशली अगर वर्किंग वुमेन हो। लेकिन हमारा उनके साथ क्या बर्ताव होता है, हमारे घर में रहने वाले इन लड़के लड़कियों, इन बच्चे बच्चियों, इन नौजवानों का, या अगर बड़ी उम्र के भी लोग हैं, इनके क्या हुकूक हैं और क्या मैं और आप अपनी ज़िम्मेदारी 100% निभा रहे हैं या नहीं, इसके बारे में आज बात करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जवेरिया, जिन्होंने आके मुझे बस अभी कोई 3 मिनट पहले अपनी बहुत ही मुश्किल सी कहानी सुनाने की कोशिश की है। और मैं चाहती हूँ कि जवेरिया वो कहानी हम सबको सुनाएं। और जवेरिया अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आई हैं और बड़ी दलेर हैं, क्योंकि अपना केस कोर्ट में लड़ रही हैं। ज़िंदगी हमारे साथ जो भी करे, लेकिन अगर हम हार ना माने तो हम हारते नहीं हैं। सारिम भाई इनकी मदद कर रहे हैं इस तमाम प्रोसेस में। सारिम भाई ऑलवेज़ ग्रेटफुल टू यू फॉर व्हाट यू डू। जवेरिया बताओ क्या हुआ था, और ये सारे निशानात जो बाजू पे आप मुझे दिखा रहे थे, इसके बारे में अगर बताओ। मेरा नाम जवेरिया है। मैं किसी के घर पर काम करती थी, डिफेंस में। बाजी थी, उनकी एक बच्ची थी। तो मैं के सारा मतलब दिन और रात में उधर ही रहती थी। उधर रहने थी, काम मुझे करना पड़ता था, बच्ची को संभालना पड़ता था, घर का भी देखना पड़ता था, बाजी के कपड़े वगैरह, इस्त्री वगैरह सब मुझे देखना पड़ता था, खाना भी बनाना पड़ता था, सब चीज़ें मैं करती थी। तो मेरे साथ शुरू में बिल्कुल सही रही। शुरू में बिल्कुल ठीक चली मेरे साथ। प्यार से बात किया, सब कुछ किया, परिवार से प्यार किया, मतलब इतनी बातें की। फिर उसके बाद उनको पता नहीं क्या हो गया, एक अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैं उनकी बच्ची रो रही थी ना, मैंने सफाई करनी थी, तो मैंने बच्ची को दूसरे कमरे में बिठा दिया। वो रोने लग गई तो उन्होंने वो समझी कि मैंने बच्ची को मारा या कुछ किया, उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। बाजी उस वक्त घर पे थी? जी उस वक्त घर पे थी। या कहीं गई हुई थी और फिर आई? कहीं भी थी। हाँ। पहले उसी वक्त घर पे थी। ओके। तो वो मैंने आराम से उसको बच्ची को बिठा दिया था दूसरे कमरे में, बैठी हुई थी। बच्ची अंदाजन कितनी बड़ी थी, कुछ याद है? थोड़ी सी, मुझे पता नहीं, बिल्कुल छोटी थी या बड़ी थी थोड़ी? अच्छा, बड़ी बच्ची थी। तो उनको जाना था कहीं, वो चली गई। फिर जब वो आई ना, उनकी बच्ची रो रही थी, तो वो समझी कि मैंने उसको मारा या कुछ किया ना, वो रो रही थी। तो उन्होंने ना मुझे पूछा ना कुछ किया, मारना शुरू कर दिया। और उस बाजी के जो शौहर थे वो भी साथ थे? जी। तो शौहर ने उन्हें रोका नहीं? वो भी मारने शुरू हुए थे। जवेरिया मुझे अपने बाजुओं पे निशानात दिखा रही थी और बता रही थी कि पूरे जिस्म पे ऐसे निशानात हैं जो जाहिर है वो हमें नहीं दिखा सकती, लेकिन ये बाजू पे तो खाली बेटे मार के निशान तो नहीं है, ये तो जलने के निशान है। जी, स्त्री से जलाया है और छुरी वगैरह मारी है। छुरी कहाँ मारी आपको? ये छुरी। और ये उनके मियाँ देख रहे थे या वो साथ वो भी मार रहे थे? मेरे बाल काट दिए, मेरी आईब्रोज उड़ा दिए, सब कुछ। आईब्रोज किस तरह उड़ाए? ब्लेड। और आप उन बाजी के घर 2 साल से काम करती थी? जी। आप होश में थे तब जब इतना कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, बेहोश थी, मुझे कुछ होश नहीं था। इंजेक्शन दे देते,
गोलियां खिलाती थी, मुझे कोई होश नहीं था उस वक्त। पहले इंजेक्शन देते थे? नहीं, ये सब उस दिन का बता रही हूँ? उसी दिन का बता रही हूँ। उससे पहले कभी कोई कुछ नहीं मारा था? नहीं, सिर्फ चमाट मारा था। सिर्फ चमाट मारा जी, था? चमाट मारने पे मैं कोई काम थोड़ा सा रह गया था तो उसकी वजह से उन्होंने चमाट मारता बस। ये बस तो नहीं है। शायद हमारी गलती यही होती है कि हमारे बच्चों के साथ जब कोई इस तरीके का बर्ताव करे और हम उसे कहें कि बेटा सिर्फ थप्पड़ ही तो मारा है, क्योंकि अगर सिर्फ थप्पड़ पे ही हाथ रोक लिया जाए तो नौबत यहाँ तक ना आए। जवेरिया, आपके घर वालों को कैसे पता चला? जिस दिन उन्होंने मुझे मारा था रात के वक्त, वो रोड पे छोड़ के चले गए थे। फिर वहाँ से मेरे पापा को फ़ोन किया था कि कहाँ? घर के नीचे रोड पे छोड़? नहीं, मेन रोड पे मतलब छोड़ दिया था। वहाँ से पापा को, और आप बेहोश थी? जी, वहाँ से पापा को फ़ोन किया था कि तुम्हारी बेटी रोड पे पड़ी, आके ले जाओ। आपको जब होश आया तब आप कहाँ थे? रोड पे थी मुझे जब होश आया था। वहाँ से डाल दिया जाए। मगर ये हक हमारे पास कहाँ से आता है कि हम उसको इस तरीके से बालों को सीधा करने की आयरन से, छुरी से, इस बच्ची के हाथ पे साफ निशान है छुरी का। जवेरिया, अगर आप अपना हाथ ऐसे करो, देयर इज अ क्लियर ब्रूज ऑन हर हैंड कि उसके हाथ के ऊपर इतना बड़ा कट है, उसके बाजुओं पे जलने के निशानात हैं, उसकी आईब्रो को उड़ा देना, उसके बाल काट देना, ये तमाम चीज़ें अपनी बेटी के सामने करना। हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उस बच्ची के लिए, और हम कैसे सोच सकते हैं कि वो बच्ची कल को बड़े होके हमारे साथ या माशरे के साथ ये नहीं करेगी। अल्लाह करे कि जवेरिया को इंसाफ मिले। 2 साल हो गए हैं और इनका केस कोर्ट में है। जवेरिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये आसान नहीं होगा आपके लिए, मगर आपको बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम सब बच्चों को ये बता सकें कि थप्पड़ सिर्फ नहीं होता बेटा। थप्पड़ एक बहुत बड़ी बात है और थप्पड़ पे ही हमें रोक देना चाहिए, हाथ को पकड़ लेना चाहिए। लेकिन ये तमाम चीज़ें हमारी बच्चों को तब तक नहीं आएंगी जब तक हम उन्हें सिखाएंगे नहीं। आप कोई पैगाम देना चाहोगी? जो इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहोगी? जी, क्या कहोगे? बस मैं ये कहना चाहूँगी, अपनी बेटियों को संभाल के रखें। किसी के घर मेरा नाम सकीना है। हम काम पे जाते हैं, मेरी बेटियां भी काम करती हैं। हम गरीब हैं इसलिए करना पड़ता है हमें काम। बाजियाँ हैं, देती हैं तो ठीक है, नहीं दे तो हम तो कुछ नहीं बोल सकते बेटा। 27 साल मेरे शोहर को फौत हुआ हुआ है। मैं फिर पहले नहीं करती थी, फिर 27 साल से मैंने ये काम शुरू किया। मेरी 4 बेटियां हैं, एक की शादी हुई है, 3 काम करती हैं। मेरा मियाँ भी बेचारा काम करता है, अभी तक घर पे नहीं आए, रात को 8-9 बजे आ जाते हैं। बाजी बोलते हो हाँ फ्रिज को नहीं हाथ लगाना, ये खराब हो जाएगा, पानी नहीं पीना। पूरा दिन मैं भूखी प्यासी 3 दिन मैंने किया। मैं कहे बाजी अल्लाह आप उसे 3 दिन के पैसे जो है ना आप कुछ और एक बंगला खरीद लेना। गलत भी बोले हम चुप कर जाते हैं क्योंकि हमारी रोजी रोटी है, इसलिए बेटा हम कुछ नहीं बोल सकते। जिंदगी में 27 सालों में एक घर मुझे नेक मिला। उन्होंने मेरी बहुत मदद की, मेरी बच्चियों को तालीम दिलवाई, बहुत कुछ उन्होंने किया। हम गरीब हैं तो ये गुनाह नहीं है, आप अमीर हो तो आपको अल्लाह ने दिया है। हमारे साथ भी अच्छा रवैया रखो, हम भी इंसान हैं, जीना चाहते हैं,
बहुत सारी ऐसी बातें करने के लिए इस वक्त मैंने मदऊ किया है अपने स्टूडियो में टैफ फाउंडेशन से हिना हुसैन काज़मी साहिबा को, जो कि CEO है टैफ की। टैफ बहुत सारी एरियाज़ पे काम करता है, मगर आज मैंने इनको दावत दी है स्पेसिफिकली डोमेस्टिक हेल्प के हवाले से, डोमेस्टिक स्टाफ के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, और हम बात करेंगे और आप जानेंगे कि टैफ मजीद क्या काम करता है। अस्सलाम वालेकुम हिना, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। डोमेस्टिक स्टाफ की आप ना सिर्फ ग्रूमिंग कराते हैं, उनको सिखाते हैं कि बेहतर शेफ़ कैसे बनना है, बेहतर नैनी कैसे बनना है, बेहतर हाउस हेल्पर कैसे बनना है, बल्कि साथ में उनको नौकरियों में भी मदद देते हैं। और इन तमाम प्रोसेस में ये भी कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को अपने हुकूक का पता चले। कितना मुश्किल सफ़र रहा है ये, और कितना पुशबैक आया आपको हमारी तरह की सोसाइटी से? जैसे हम अभी जवेरिया की कहानी सुन रहे थे, ये कहानियाँ ऐसी बेशुमार कहानियाँ माशरे में हैं। टैफ फाउंडेशन ऐसे ही लड़कियों ख़वातीन की मदद कर रहा है, जहाँ और बहुत सारे काम हैं वहाँ एक काम ये भी है कि एक कोर्स है हमारा जो कुकिंग एंड हाउस कीपिंग पे है, जहाँ हाउस मैनेजर्स बन रहे हैं। इसके अलावा एक एल्डरली केयर असिस्टेंट का कोर्स है। ये 2 कोर्सेज हमारे ऐसे हैं कि जिसके अंदर डोमेस्टिक भी हम केटर कर रहे हैं। तो हम जो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है ना कि जो आपने जिसको काम पे रखा है फिर वो आपका जैसे गुलाम हो गया। टैफ फाउंडेशन ऐसी ख़वातीन और लड़कियों को तैयार कर रही है और ऐसे एम्प्लॉयर्स को भी तैयार कर रही है और उनको भी ट्रेन कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि ये एक बाकायदा काम है, इसके अंदर एनर्जी लगती है, इसके अंदर छुट्टियां डिफाइन होनी चाहिए, इनके अंदर हुकूक डिफाइन होने चाहिए, काम की एक मैं आपसे पूछना चाहूंगी जल्दी से कि अगर एक हाउस हेल्पर है, सफाई के लिए आपने घर पे किसी को रखना है, टैफ फाउंडेशन 24 घंटे के लिए ये इजाजत नहीं देता कि कोई 24 घंटे किसी के घर है, और आप कोई मिनिमम सैलरी भी बताते हैं, वो तनख्वाह क्या होनी चाहिए जो हुकूमत पाकिस्तान ने तय की होती है? मिनिमम लेबर इनकम हमें पता होना चाहिए, आई एम श्योर हमें नहीं पता वो क्या है। 17,500 की मिनिमम इनकम हुकूमत पाकिस्तान कहती है। 17,500 महाना 8 घंटे के लिए, 8 घंटे दिन में काम होगा और 17,500 दिए जाएंगे जी। ये मिनिमम है पाकिस्तान में, किसी भी लेबर को मिलनी चाहिए। हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो से सनिया ने, जो कि फाउंडर है मौका ऑनलाइन की। मौका यानी अपॉर्चुनिटी, मौका ऑनलाइन की फाउंडर है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सनिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सनिया, आपने ये जो मौका ऑनलाइन शुरू किया तकरीबन 2 साल पहले, इसके पीछे क्या कहानी थी, कहाँ से सोच आई कि ये काम करना चाहिए? इसके पीछे ये कहानी थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हम बस एक दिन सोच रहे थे कि इतने लोग हैं जो पाकिस्तान में, उनके पास स्मार्टफोन्स हैं लेकिन वो अनपढ़ हैं। तो वो स्मार्टफोन्स के साथ क्या करते हैं, वो बस सिर्फ यूट्यूब पे गाने देखते हैं। अगर उनको नौकरी या ऐसी कोई चीज़ चाहिए तो वो स्मार्टफोन के थ्रू नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं कि ये लोग ज़्यादा पैसे कमाएं और उनकी वो अपने ज़िंदगी जो है वो बेहतर कर सके। मौका ऑनलाइन ये है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो हम 2 लोगों को कनेक्ट करते हैं। एक ग्रुप ये है जो लोग घरेलू काम करते हैं लेकिन बेरोज़गार हैं। दूसरे ग्रुप में वही लोग हैं जिनको घर में कोई चाहिए सफाई के लिए, बेबी सिटिंग, इस्त्री के लिए। हम बीच में हैं, हम सब दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो एज अ कस्टमर अगर आपको चंद घंटे, चंद दिन या रोज़ाना कोई चाहिए तो आप मौका ऑनलाइन आप डाउनलोड करके बुक कर सकते हो। यानी मौका के थ्रू अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ मुद्दत के लिए लोगों को हायर कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं माहाना किसी को हायर करना चाहूँ तो क्या मैं वो कर सकती हूँ? हाँ जी, आप कर सकते हो, लेकिन जस्ट लाइक टैफ फाउंडेशन हम ये 24/7 लिव इन स्टाफ प्रोवाइड नहीं करते हैं। हमारे जितने भी लोग हैं प्लेटफॉर्म पे, उनके अपने घर हैं और वो काम ड्यूटी के बाद घर जाते हैं। सही। माहाना तनख्वाह क्या है सनिया, जो आप लोग बताते हैं लोगों को कि अगर आपने महीने में 8 घंटे की ड्यूटी करानी है तो कम से कम इतनी तनख्वाह देनी जरूरी है? तो हमारा वेरी करते हैं क्योंकि हम कस्टमर्स को घंटे के हिसाब से पैसे लेते हैं और घंटे के हिसाब से हेल्पर्स को देते हैं। सही। तो इट डिपेंड्स ऑन द हेल्पर के अगर उनको सिर्फ आधा दिन की ड्यूटी करनी है हमारे साथ या पूरा दिन। और ये जैसे अब पिछले इस महीने क्या होती है पर घंटा क्या है अभी जो है कस्टमर्स हमें 250 रुपए देते हैं
और हेल्पर्स को 150 रुपये मिलते हैं। तो मोर देन 50% जो पैसे कस्टमर्स हमें देते हैं वो हम अपने हेल्पर्स को देते हैं तनख्वाह। तो अभी पिछले महीने हमारे एक हेल्पर ने माशाल्लाह 33,000 रुपये कमाया, बाकी ने 20,000 से ज्यादा कमाया। हम ट्रांसपोर्ट खुद प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट किराए के जितने भी पैसे हम उनकी तनख्वाह से नहीं काटते। तो ये एक्चुअली वो पैसे हैं जो कैश इन हैंड उनको मिल रहे हैं। फैंटास्टिक, बहुत शुक्रिया सानिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया है ना। हम बात करते हैं अपने बहुत ही मगरिब की बात करते हैं और कहते हैं देखो मगरिबी ममालिक कितने आगे हैं हमसे, शायद इसीलिए आगे हैं क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन लेबर को वाकई में ह्यूमन लेबर तस्वुर किया जाता है, तस्लीम किया जाता है, उसकी इज्जत की जाती है। ये स्ट्रक्चर होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि शायद इस स्ट्रक्चर से भी हमारे किरदार में तब्दीली आए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। तो मैं तकरीबन 94 से ड्यूटी कर रहा हूँ ये ड्राइवरी की। मैंने सर हैदराबाद में काम किया है, पाकलैंड कॉलोनी से काम किया है, लेकिन उधर मैंने बहुत 7 साल काम किया है। मैं सन 2002 से जो है नौकरी पे लगा हूँ। मैं तकरीबन 10 साल से ड्राइवरी कर रहा हूँ। लेट छोड़ना और फिर किराया नहीं देना, फिर सुबह वो चीखना कि आप देर से आएँ। एक ड्राइवर आदमी एक गाड़ी को साफ़ करेगा तो वो लोग 3 दिन गाड़ियाँ बोलते हैं एक ड्राइवर के ये गाड़ियाँ आप साफ़ करें। तो एक दफ़ा मैं खाने पे बैठा तो मैंने खाने का वो नकला मुंह की तरफ किया तो मुझे उसके खुशबू आई ना, महक आई उसकी, इतनी मतलब गंदी महक आई कि मेरा दिल ख़राब हो गया। ड्राइवर आदमी जो है 2-3 घंटे इंतज़ार करता है, पर मालकान 5 मिनट जो है इंतज़ार नहीं कर सकते। लेकिन आप पगार नहीं दोगे हमारे को, मेरी दिल दुखेगी क्योंकि 24 घंटा आपके पास रहता हूँ, आप एक तनख्वाह नहीं दोगे, एक आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तो लाजमी हमारी दिल दुखेगी। मैं ये नहीं बोलता सब ड्राइवर अच्छे होते हैं, बुरे भी हैं, पर आप पहचान रखें सबको एक जैसा नहीं रख रहे। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है मेरे इस्लामाबाद स्टूडियो में फरजाना बारी साहिबा ने, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में बहुत गुफ्तगू करती हैं। शरिया की नज़र से बहुत सारे हुकूक़ हैं जो कि समझती हैं कि पामाल होते हैं और वो नहीं होने चाहिए। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या समझती हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसे कवानीन मौजूद हैं जो कि घर पे काम करने वाला अमला जो है उनकी मुश्किलात को आसान करता हो? देखिए उस तरह तो एज सच कानून के घर के अंदर काम करने वाले, क्योंकि ये इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाता है और ख़ास तौर पे घरों में काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं उनके लिए इस तरह का कानून अभी तक नहीं है और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। लेकिन जिन जो जराइम हैं जिसकी तरफ आप निशानदेही की है, जिसका सामना जो है घरेलू मुलाजमीन को करना पड़ता है अगर उनकी कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो उसके लिए कवानीन मौजूद है। मिसाल के तौर पे अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है तो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर प्रोविजन मौजूद है कि वो जाके पुलिस में उसकी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं और उसके ऊपर FIR कटाई जा सकती है। जनवरी में, अगर मैं गलत नहीं कह रही, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक हुक्म दिया था कि जो कुछ क्लब्स के बाहर लिखा होता है कि मुलाजमीन की एंट्री मना है, वो हुक्म दिया गया था कि वो नोटिस बोर्ड्स हटाए जाएं, उनको ख़त्म किया जाए। उसके हवाले से इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई? नहीं, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, बल्कि मैंने जैसे मैं खुद जो क्लब है उसकी मेंबर हूँ और मैंने इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को खत भी लिखा था, लेकिन अभी भी अगर आप देख लें कि वहाँ वो मौजूद है और ये जो उन्होंने लगाया हुआ है ये नोटिस, और बिल्कुल नहीं जाने देते वो जो उनके साथ जो मेड्स वगैरह हैं उनको इजाज़त नहीं है। मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी, और इसको मैंने अपने तौर पे भी उठाया है, लेकिन इस क्लब की हद तक मैं आपको बता सकती हूँ कि इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है अभी तक। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए हमें क्या करना पड़ेगा? मुआशरे के कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी होती है, यहाँ बदतमीज़ी होती है, यहाँ हुकूक की पामाली होती है, क्या करना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम को, डोमेस्टिक हेल्प के सिस्टम को ठीक करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, कि हमारा काम भी हो, जिनको काम कराना है, लेकिन जिनसे काम कराया जा रहा है उनकी इज्जत भी हो?
हाँ, देखिए इस सेक्टर को थोड़ा सा प्रोफेशनलाइज करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा इसको रेगुलराइज और ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे हमें चाहिए कि जो ऐसे ब्यूरोज़ होने चाहिए जो घरेलू मुलाजमीन है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपने आप को रजिस्टर करें और वहीं से उनको लोगों के घरों में भेजा जाए, जहाँ पे जो कि मिनिमम आप देखें जो वेज है वो शायद ही मुलाजमीन को मिलती हो जो घरों में काम करते हैं, तो वो मिनिमम वेज का इतलाक नहीं होता है। दूसरा ये है कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि बच्चों की जो है बच्चे जो हैं उनको घरों के अंदर मुलाजमीन के तौर पे ना रखा जाए। उसमें आपकी मेरी जिम्मेदारी, मतलब हमारे मोहल्ले में अगर हम ये देखते हैं, अपने इर्द गिर्द अगर देखते हैं या हम रेस्टोरेंट में देखते हैं कि लोगों ने किसी बच्चे को एज अ सर्वेंट अपने साथ रखा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि हम सबका फर्ज है कि उसके ऊपर आवाज उठाई जाए। गली मोहल्ले की सतह के ऊपर भी इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि बच्चों को कम अज कम, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जब अपने हकूक का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते जब वो इस बहुत वल्नरेबल एनवायरनमेंट में होते हैं। लोगों को भी जो कि मुलाजमीन को रख रहे हैं उनके अंदर भी ये एक अवेयरनेस पैदा करना कि जिनको आपने घर में काम के लिए रखा है उनके भी हकूक हैं और उनके लीगल राइट्स का उनको भी पता होना चाहिए कि वो उसकी वायलेशन नहीं कर सकते। और मुलाजमीन को पता होना चाहिए कि वो अगर कोई वायलेशन होती है तो वो पुलिस को जाके उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं और वो कवानीन मौजूद हैं जो उनको इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ देंगे। बहुत शुक्रिया फरजाना बारी साहिबा, थैंक यू वेरी मच अपना वक्त देने के लिए। इस उम्मीद के ये तमाम बातें जो फरजाना साहिबा ने की, जस्टिस सिस्टम के हवाले से, कानून के हवाले से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, इस उम्मीद के साथ कि शायद किसी सही कान पे जाके ये आवाज़ धरे और इसके बारे में कुछ किया जाए। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे और जब हम वापस आएंगे तो कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे कि वो क्या तब्दीलियाँ हैं। फरजाना साहिबा ने कहा कि शायद अगर चेंज आना है, तब्दीली आनी है तो मेरे घर से आनी है। ब्रेक के बाद आइए कोशिश करते हैं, अभी नहीं कर रहे, अभी जैसे भी बर्ताव कर रहे हैं कोई बात नहीं, आइए कोशिश करते हैं आज के बाद मैं और आप अपने मुलाजमीन के साथ अपना बर्ताव बेहतर अंदाज में करेंगे और जब आप वापस आएंगे हम आपको 4-5 बड़ी साफ साफ बातें बताएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो कि बेहतर बर्ताव क्या होता है। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा। मैं भी इंसान हूँ ए लोगो, मैं वो बशर हूँ कि जिसने अपनी हयात के सब हसीन लम्हे तुम्हारी खुशियों के सब नताइज को साफ करने में सर्फ करके कभी ना कोई हिसाब मांगा। जो मेरी माँ के इलाज के दौर में किसी से उधार मांगा तो मेरे बाबा की बेबसी की दलील बनकर वो कर्ज मैं अब हसीन बचपन को गिरवी रख के उतारता हूँ। मैं अपने सपने भी वारता हूँ। यही वजह है कि जब कभी हाथ तुमने उठाना चाहा तो मेरे कर्जे ने हाथ मेरे भी बांध डाले। जो तुमने गाली के थाल में मुझको चाबकों की ग़िज़ा खिलाई वो मैंने खाई कि मेरी माँ की दवा तुम्हारी महीने भर की गलीज़ गाली की मार की बद्दुआ की दीवार के परे है। इसी से मेरी ग़िज़ा चलेगी। मगर ये मिन्नत है तुमसे लोगों, तुम्हारे सब काम भी करेंगे, तुम्हारे बच्चों के सब पुराने नहीफ पैबंद लगाए कपड़े जो मेरी इज्जत की है अलामत वही चलेंगे। मगर खुदारा ये बात समझो कि मैं भी इंसान हूँ ए लोगों। इस उम्मीद के साथ कि आज के प्रोग्राम के बाद हम वाकई ये समझें कि वो लोग जो हमारे घरों में काम करते हैं, हमारे मुलाजिम हैं, खुदा ने हमें जो मौका दिया है किसी और की रोज़ी रोटी के लिए उसका वसीला बनने के लिए, हम उन लोगों को इंसान समझें। आज से क्या वो 3 चीज़ें हैं जो आप मुख्तलिफ करेंगे? अगर मैं आपकी मदद करना चाहूँ तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले औकात बांधने के लिए। कोई अगर हमारे घर पे रह रहा है, अगर हमारे मुल्क में कवानीन की कमी है तो हमारे अंदर तो इंसानियत की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई 24 घंटे के लिए काम करता है तो हमारी इंसानियत को हमें ये बताना चाहिए कि उस 24 घंटे में उसके अपने आराम का कितना वक्त है, उसके अपने लिए कितना वक्त है और कौन सा वक्त ऐसा है हाँ जब हम उसको काम के लिए कह सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से।
दूसरी बात, हमें आज पता चल गया, अगर पहले नहीं पता था कोई बात नहीं, पाकिस्तान का लॉ कहता है किसी से आप 8 घंटे काम कराएं दिन के और उसे 17,500 रुपये से कम दें, ये नाजायज़ बात है। आइए ये काम हम अपने घरों में ना करें। अगर हमें लगता है हम अपने काम खुद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर अगर किसी को अपनी मदद के लिए रखना है तो उसकी तनख्वाह जो हमारे कवानीन हैं उसके हिसाब से हो, जो हमारे लेबर लॉज हैं उसके हिसाब से हो। मगर इन दोनों बातों से बढ़ के एक और चीज़ है और वो है इंसानियत। आइए कोशिश करते हैं कि आज हम सब वो आवाज़ बने। ये नाइंसाफ़ी हमने नहीं होने देनी। किसी के घर में हो, लड़ाई करें, गुफ्तगू करें, बात करें, अपने दोस्तों की इस्लाह करें अच्छे अंदाज में, मगर ये नाजायज़ है, हम ये नहीं होने देंगे। हमारे सोशल मीडिया पे हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा। मैं ख़ुद एक इनिशिएटिव का आगाज़ करूँगी, एक सोशल मीडिया एडवोकेसी ग्रुप के थ्रू, जहाँ पे अगर आपको किसी भी घर में डोमेस्टिक हेल्प के साथ कोई ऐसा बर्ताव नज़र आता है, हम वहाँ बात कर सकते हैं, वहाँ उस इशू को हाईलाइट कर सकते हैं। इस कोशिश उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला हम एक ऐसे पाकिस्तान में रहें जहाँ मुझे भी जब किसी के घर में काम करना हो या मेरी बच्ची को करना हो, इसमें कोई ज़िल्लत की बात ना हो, मुझे इज़्ज़त मिले, मुझे मेरी तनख्वाह मिले, मेरा मुआवजा मिले और हम इज़्ज़त के साथ एक दूसरे के साथ रह सकें। आइए उस पाकिस्तान की कोशिश करते हैं जहाँ से आप जब जूता लेने जाएं जिस दुकान से, वहीं से आपके घर में काम करने वाली मुलाजमा भी जूता ख़रीदे। जहाँ से आप अपने बच्चों के कपड़े ख़रीदें, वहीं से आपकी मुलाजमा भी कपड़े ख़रीदें। जब आप रेस्टोरेंट में जाएं तो मुलाजमा को तीसरे टेबल पे या गाड़ी में ना छोड़ें, बल्कि अपने टेबल पे अपने साथ खाना बैठ के खिलाएं और इसमें कोई बड़ाई ना जाने। इसमें हम कोई बड़ा काम नहीं करें, ये उनका हक है और हमारा फ़र्ज़ है। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।